बेहतरीन इज़्दवाजी ज़िंदगी क्या होती है, बेहतरीन इज़्दवाजी ज़िंदगी आपकी नज़र में परफेक्ट मैरिड लाइफ क्या है इन योर ओपिनियन? इसमें आप मुझे ये भी बताएंगी कि रहना अकेले है, माँ बाप के साथ रहना है, क्या करना है? एक परफेक्ट मैरिड लाइफ क्या होती है एक औरत की? एक परफेक्ट मैरिड लाइफ के लिए डिसीजन मेकर सिर्फ दो होने चाहिए। ओके। एक शौहर और एक बीवी। किसी तीसरे की इंटरफेरेंस आपके रिश्ते को तबाह करती है। ना किसी से मशवरा लें और ना किसी को मशवरा दें। अपने मामलात में जब आप दखल अंदाज़ी करवाते हैं या जाकर जो है वो अपने मामलात किसी से पूछते हैं तो आपके मामलात ख़राब होते हैं। मियाँ बीवी का मामला एक कमरे तक है, कमरे तक जब तक वो सॉर्ट आउट होता रहेगा, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कमरे के अंदर रखें। वेरी नाइस। आपने शोर मचा के पूरे घर को नहीं बताना कि आपकी क्या बात हो गई है। जिस वक्त आप अपने घर का, अपने कमरे का मामला कमरे से बाहर ले गए ना लोगों में, वो 100 जो है वो जहन है, 100 बातें मैंने सीखा भी अपनी शादीशुदा लाइफ से। मैंने एग्री कर रहा हूँ आपसे। मैंने बड़ी शानदार बात की आपने कि अगर जब कमरे की बात जो है वो बाहर जाती है ना तो वो मुख्तलिफ जहन, मुख्तलिफ जुबानें, और वो फिर आपका रिश्ता तोड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, ये नहीं होना। आपकी नजर में एक परफेक्ट मैरिड लाइफ क्या है? एक परफेक्ट मैरिड लाइफ, मैं भी जो इन्होंने बात की उसी को मुद्दा बना के कहूँगा कि बात मियाँ बीवी की होनी चाहिए। उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो बीवी अपनी दोस्त से शेयर ना करे और मर्द अपने दोस्त से शेयर ना करे। मेरे ख्याल में मर्द अपने भाई से शेयर ना करे, बीवी अपनी बहन से। जब जितने लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे रिश्ता खराब होता अपने वालदैन से भी शेयर ना करें। नहीं करते। मियाँ बीवी की बात वालदैन से भी शेयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। जी, पर्सनल लिबास कवर करता है, आपके जिस्म को छुपाता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको वालदैन के सामने भी नहीं होना। ऐसे ही है भाई, अगर ये हो गया ना तो आपके पाकिस्तान के 70% घर बस जाएंगे। आप अग्री करते हैं? वाह वाह, बहुत शानदार बात। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा जिस तरह पहले मैं कहा था कि लोग ये सोच रहे होंगे कि कीचड़ उछलेगा, मैं आपको बेइज्जत करूंगा, जी। आपको बेइज्जत करूंगा और मैं कहूंगा कि ये तुमने क्या किया, फिर मैं तुम्हें यूं करके कहूंगा कि ये देखो तुमने क्या बोला था, या तुम लोगों को मैं ये बताऊंगा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ना मेरा ऐसा कोई इरादा था। मेरा आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद, आप लोगों से बात करने का मकसद आपके दिल की बात जानना था कि आप क्या फील करते हैं, जी, बिल्कुल, आप किस चीज़ों से गुजर रहे हैं। दूसरा मुझे ये बताएं कि कहीं आपको लगता है कि आप कहीं लाफिंग स्टॉक तो नहीं बन के रह गए दूसरे लोगों के लिए? वो सिर्फ आपको अहमियत इसलिए देते हैं कि वो शायद आपका मजाक उड़ाते हैं, वो शायद आपको इसीलिए ऊपर चढ़ाते हैं कि वो आपका मजाक उड़ा सकें, आपके बारे में हंसी, आपका ठट्ठा उड़ा सकें। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है, या आपको वाकई लगता है कि लोग सीरियसली आपको लेते हैं और आपको इस तरह बुला के ये बात करना चाहते हैं, सीरियसली किसी मैटर के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं? देखें, मैं ये समझती हूँ कि सब लोग गलत नहीं हैं। चंद लोग आपको लाफ्टर के लिए जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं। लोग मेरी बात को अहमियत देते थे, अहमियत देते हैं और अहमियत देते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं आपकी बात को, आपने बीच में बहुत शानदार बातें की हैं, बहुत अच्छी लगी। ये जो बात, अगर किसी को मेरी बातें पसंद नहीं है वो मुझे ना देखे, वो मेरा फॉलोवर ना बने, वो मेरे से बात ही ना करे। भाई मुझे चाहिए नहीं, मैं यहाँ पे शोहरत के लिए आई नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो सदका जारिया है। ये मेरे अल्फाज कहते हैं कि आपके पास जो भी हो ना बस आप वो लुटा दें। इसीलिए मैं इसके मुआवजे तलब नहीं करती, इसीलिए मैं पैसों की जो है वो दौड़ में नहीं भागती, क्योंकि मैं ये सदका जारिया के तौर पे कर रही हूँ। मैंने इसका सिला अल्लाह से लेना है, मैंने बंदों से नहीं लेना। बंदा मुझे अच्छा समझे, बुरा समझे, मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम अच्छे हो और लोग तुम्हें बुरा समझें तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। बेशक। आप क्या कहते हैं? आपको लगता है कि ये आपको सीरियसली लेते हैं और ये सीरियसली आपको इनवाइट करते हैं, सीरियसली आपकी बात सुनना चाहते हैं, या उनके लिए आप सिर्फ एक तमाशा है, खेल है, एक आपके लाफिंग स्टॉक हैं? देखें, अगर आज हम हैं तो अगले हफ्ते कोई और होगा। हर हफ्ते एक नया ट्रेंड होता है। सीरियस वो किसी के साथ भी नहीं है, वो सिर्फ अपने व्यूज़ और डॉलर्स के साथ सीरियस हैं। उन्होंने जो है वो आपको बुलाना है और आपको तस्वीर आपकी जो है वो एक लगानी है, साथ एक गंदी सी तहरीर लिखनी है, और उसमें जो है वो उन्होंने ऐसे सवाल करने हैं और ऐसी बेहुदा बातें करनी है जिससे उनको व्यूज़ मिलेंगे। तो लाफ्टर, मैं ये समझता हूँ कि एक बंदे को अगर वो लाफ्टर भी समझते हैं तो ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रोह है, ये भी एक माफ़ी है जो सरगर्म है, और वो एक धड़ेबाजी है। क्योंकि 6 साल मैंने जो काम किया, मैं सियासत में रहा, पॉलिटिक्स में रहा। पॉलिटिक्स में आपको पता है पीटीआई नून के लीग के साथ क्या करती है और नून लीग पीटीआई के साथ क्या करती है। अब मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैंने एक जर्नलिज्म की तंजीम बनाई थी एसोसिएशन में। अब आपको बिल्कुल असल हकाइक पर लेके जा रहा हूँ कि ये एक ग्रुप है
جو میرے اینٹی ہے, جس کو میں نے ہی کھڑا کیا تھا, جو میرے ہی انڈر کام کرتا تھا, جنہوں نے مجھ سے ہی سیکھا تھا, جو میرے سے ہی امپریس تھے, جن کو میں نے سب کچھ سکھایا, وہ آپ کے اینٹی اپنے ہیں. سارے پلان بتائے, اور میں ان کا محسن ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے مجھے اپنا دشمن سمجھ کے دھڑے بازی کی, اور آج وہی گروپ ہمیں لافٹر سمجھتا ہے, اور وہی گروپ متحرک ہوتا ہے, ساری چیزیں وہی گروپ متحرک ہوتا ہے. ابھی تک میں متحرک نہیں ہوا, کیونکہ میں نے خیر بانٹی ہے, میں نے لوگوں کے کام کیے ہیں, اور میں نے اپنے لیے 6 سال میں, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ میں, میں نے 6 سال, میں اتنا سمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہوں کہ میں اگر 6 مہینے بھی اپنے اوپر لگا جاؤں تو میں یہ 20 سال والوں کو پیچھے چھوڑوں گا, لیکن میں نے 6 سال ان کے لیے کام کیا تھا, اور آج وہ لوگ ایک مقام پہ بیٹھے ہیں. ان کا لائف سٹائل وہ نہیں تھا, ان کو میں نے ایسا لائف سٹائل دکھایا کہ ان کے اندر گرو کرنے کی ایک انرجی آئی, اور ان کو ایسے لوگوں سے میں ملواتا تھا, کیونکہ میرے دوست تھے سارے, اور ورنہ میں میڈیا فیلڈ کو جانتا ہوں, بڑی منافق ہے, اپنا کانٹیکٹ نہیں دیتی. میں نے اپنے سارے کانٹیکٹ سے سینکڑوں لوگوں کو, 1-2 کو نہیں, سینکڑوں کو ملواتا تھا کہ یار تم جو فائدہ لے سکتے ہو لے لو, اور آج وہ لوگ ایک مقام پر بیٹھے ہیں. لیکن اگر وہ اپنے محسن کو یہ سمجھیں گے کہ وہ کمزور ہے, تو ایسی بات نہیں ہے, میرا ظرف بڑا ہے. لیکن جس دن میں آیا تو میں جو آپ کے دشمن آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ بناتے ہیں, یہ آئیڈیا پھیلاتے ہیں کہ یہ لافنگ سٹاک ہے, کہ یہ دے آر لافنگ سٹاک. تو ان لوگوں کی 1 سال کی جدوجہد اور میری ایک رات کی پلاننگ کافی ہوگی, بہت ہوگی. اچھا دیکھیں, آپ نے غذائی دہشت گرد دیکھے ہیں, آپ نے وہ دہشت گرد دیکھے ہیں جو دہشت پھیلاتے ہیں, آپ نے بمبار دہشت گرد دیکھے ہیں, آپ نے ڈیجیٹل دہشت گردی دیکھنی ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کرتے ہیں. ابھی ہماری ایک بہت اچھی جرنلسٹ ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ, میری بہنوں کی طرح, بہت گھٹیا حرکت کی. مجھے دکھ ہوا اس چیز کا. کرتے ہیں ہم اس بات کی, آپ یقین کریں کہ یہی سوچ لو کہ تہاڈی بہن ہو سکتی ہے. ہاں مطلب آپ کسی کی بہن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں, آپ کی بہن ہو سکتی ہے, ان کا اپنا ذاتی فعل ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, پہنے جو مرضی دیکھیں, یہ شرم و حیا ہوتی ہے. اگر کسی کے کپڑے اس طرح خراب ہو گئے تو آپ منہ ادھر کر لیں, آپ نے اس کی فوٹو کھینچ کے اس طرح کیا, میں سخت اس چیز کے پاکستان میں رہتے ہیں, آپ نے بچپن میں آپ کو کچھ یادیں ریکال کریں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ سب کی ماں تمہاری ماں, سب کی بہن تمہاری بہن, مائیں بہنیں سانجھی ہیں. اگر کسی کا کوئی کپڑا پھٹ جاتا تھا تو سارے بھائی بھاگ کے اس کو ڈھک دیتے تھے, چاہے وہ ان کی بہن نہ بھی ہو. آج وہ معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے کہ وہ بڑا دکھی ہے, مجھے بےہودگی, دکھ ہے. وہ سارے بھائی مل کے مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب, میرے نانا تھا, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, وہ جب گھر آیا کرتے تھے نا کسی بھی جگہ, میں نے ان کی یہ عادت دیکھی تھی, تو وہ نہ کھانسا کرتے تھے, یعنی کھانس کے اوپر آتے تھے. پہلے دروازہ نوک کرتے تھے, پھر وہ جب ہم اپنے گھر میں آتے تھے نا تو وہ اپنے گھر میں بھی کھانس کے انٹر ہوتے تھے. تو میں نے ایک دن انہیں پوچھ لیا, میں کہا ابھی آپ کیا کرتے ہیں, کیوں کھانس کے کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار کارج نا تیاں پہنا ہوندیاں نے, تو میں آ رہے ہیں تو دوپٹہ لے لین, سائڈ تے ہو جان, یا کسی نے پردہ کرنا کر لے, میری جو رسپیکٹ کر دیا نے, تو انہوں نے پتہ چل جائے کہ میں آ گیا تو وہ سائڈ تے ہو جائیں. وہ کھانس کے آتے تھے کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ میں آ گیا ہوں.